स्वागत है मित्रों। एक बार और कॉमिक्स एंड विद सिद्धार्थ बोस के मंच पे मैं सिद्धार्थ बोस आपका स्वागत करता हूँ। मित्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ अजितेश जी फ्रॉम सिनेमिक्स। तो आज हम बात करेंगे अजितेश जी से और पता करना चाहेंगे कौन है अजितेश जी, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। अजितेश जी, सर्वप्रथम कॉमिक्स एंड यू के मंच को सुशोभित करने के लिए मैं सिद्धार्थ बोस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया। नमस्कार सिद्धार्थ जी। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। तो जैसा कि हमें पता है कि भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री कोविड के बाद से फल फूल रही है और बहुत सारे अलग अलग प्रयोग हो रहे हैं। हमने सिनेमिक्स को भी कहीं ना कहीं इसके बीच में पाया है। तो हम पहले पता करेंगे कौन है अजितेश जी, ऐसा क्या हो गया कि कॉमिक्स और आपके पीछे जो दिख रहा है, मुझे मुझे लगता है यही आपका बचपन जीवन जीने की कला है। तो हम इस बारे में बात बिल्कुल। करना चाहेंगे और पता करना चाहेंगे अजितेश जी से। सर, अपने बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मतलब मैं आप देख ही रहे हैं, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि किताबें पढ़ना और मुझे बहुत पसंद है, और पढ़ते पढ़ते कब लिखने लगा ये पता ही नहीं चला। और सिर्फ किताबें नहीं, कॉमिक्स, फिल्में, हाँ, और टेक्निकल राइटिंग। मैं पहले साइंटिस्ट रह चुका हूँ, तो इवन मैंने रिसर्च पेपर भी लिखे हैं। तो हर तरह की राइटिंग में शायद अपने आप ही जुड़ता रहा मैं, चाहे टेक्निकल राइटिंग हो, चाहे बिजनेस राइटिंग हो, चाहे क्रिएटिव राइटिंग हो। और ये राइटिंग कहीं ना कहीं आती बचपन से ही है। मैं ग्वालियर में पैदा हुआ हूँ, और खूब 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 कॉमिक्सें पढ़ी हैं, खूब किताबें पढ़ी हैं हर तरह की। और सबसे ज़्यादा जो, कल भी एक सेशन हो रहा था बच्चों के संग स्कूल के, कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप में। हम इन चीज़ों पे आएंगे, अभी शायद ये आपको नाम लगे, बट हम इन चीज़ों पे आएंगे। तो कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप के प्रमोशन के लिए एक सेशन था, और उसमें किसी बच्चे का यही सवाल था कि जीवन में आप राइटर कैसे बन सकते हैं। और मैंने कहा इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप पढ़ें, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और मेरा यही मानना है कि किसी भी कोर्स से ज़्यादा, कोर्स इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिए, कई तरह की चीज़ें आप सीख सकते हैं, बट उससे ज़्यादा अ, जिंदगी आपको सिखाती है। और खासकर जब आप पढ़ते हैं, हर तरह की किताबें पढ़ते हैं। तो वैसा ही मेरा बचपन रहा है। मेरी दादी हिंदी की टीचर थी, और मेरे पापा भी लेखक हैं। पापा को नेशनल पुरस्कार और स्टेट वाइड पुरस्कार भी मिल चुके हैं। वो हिंदी नॉवलिस्ट हैं। और शायद यही सब हमारे परिवार में रहा। मेरा बेटा भी लेखक है, उसकी भी दो कॉमिक्स पब्लिश हो चुकी हैं सिनविक्स में। वो अभी 12वीं कक्षा में है। ग्वालियर में मेरी स्कूलिंग हुई, वहीं से मैंने इंजीनियरिंग करी। मैं बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। वहाँ से मैंने एमटेक भी किया। मेरा जो फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो एमटेक है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में। उसके बाद विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो में मैं था, वहाँ साइंटिस्ट था। तो मेरे अपने बीई के बाद मैंने वहाँ पर साइंटिस्ट, एज ए साइंटिस्ट गया। एमटेक भी वहीं कंप्लीट किया, और अपनी जॉब भी वहाँ पर की। और उसके बाद मुझे लगा कि शायद 3.5 साल जब मैं साइंटिस्ट रहा, काफ़ी सारी चीज़ों पे काम किया, सीखा। ब्रीफली कुछ टेस्ट के लिए मैंने जो चंद्रयान 1 मिशन था, उस पर भी काम किया। कई सारे GSLV Mark 3, जो इंडिया का प्रीमियम सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है, उसके प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, टेस्टिंग पे। तो वो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा, और वो काफ़ी एक गर्व की बात थी, क्योंकि भारत, इसरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड है, उसके लिए काम करना। वहाँ से निकल के मैंने अपना MBA किया, और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से 2008 के बैच से हूँ मैं। वहाँ से मुझे फिल्मों का शौक लगा, और मैं MBA से कैंपस इंटरव्यू में सीधे रिलायंस एंटरटेनमेंट में गया एज ए सीनियर मैनेजर। और बॉलीवुड में गया, जिसको अपन प्यार से बॉलीवुड कहते हैं, बॉम्बे। वहाँ पर जाके काफ़ी सारी फिल्में जो अपनी क्या कहते हैं, बॉलीवुड की, आप कह सकते हैं कमर्शियल फिल्में, और सारा जो आर्ट हाउस सिनेमा है, दोनों पे काम किया। कमर्शियल फिल्मों के बिजनेस साइड पे, और आर्ट हाउस सिनेमा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल साइड पे, दोनों पे काम किया। रिलायंस उस टाइम काफ़ी तेजी से ये सब काम कर रही थी। और बिग पिक्चर्स के बाद फिर मैं 1 साल मैंने वहाँ काम किया, और फिर मुझे लगा कि शायद मुझे कुछ अपना खुद का करना चाहिए, और मैं इंदौर वापस आ गया। और वहाँ पर मैंने दो कंपनियां चालू की एक साथ। एक फिल्म्स की थी, एक फिल्म प्रोडक्शन की, और एक फायर एंड सेफ्टी की। तो वो कंपनियां 2009 से चालू की। दोनों प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, अभी भी दोनों काफ़ी अच्छा कर रही हैं। टेक्नो फायर इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड और अतिश एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये 2009 से लेके अभी तक चालू है। 2022 में फिल्मों में हमने काफ़ी काम किया है, इंटरनेशनली बहुत शूट किया है। कई सारी कंट्रीज में मैं गया हूँ, कई सारी कंट्रीज में शूट किया है।
फिल्मों में हमारे करीब जो भी फैशन फिल्म्स, म्यूजिक वीडियो, डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्म्स रही हैं, उनमें अभी करीब देखा जाए तो 350 से ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल्स में 55 से ज़्यादा कंट्रीज में हमारी फिल्में सिलेक्ट हुई हैं, अवार्ड मिले हैं उनको। तो इंटरनेशनली काफ़ी काम का है। मैं खुद भी इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में, बहुत सारे फेस्टिवल्स में जूरी क्यूरेटर रहा हूँ इंटरनेशनल इवेंट्स में। फैशन में काफ़ी जुड़ा रहा, फैशन फोटोग्राफी की। और ये सारे काम करते करते 2022 में हम लोगों ने सिनेमिक्स की स्थापना की। जो सिनेमिक्स आतिश एंटरटेनमेंट की दो मेजर ब्रांड्स हैं, कीप रोलिंग फिल्म्स जिसके अंतर्गत हम लोग फिल्म्स करते हैं क्लाइंट के लिए, मल्टीनेशनल क्लाइंट्स के लिए, और अपनी खुद के प्रोजेक्ट्स। और उसका यूट्यूब चैनल भी है कीप रोलिंग फिल्म्स के नाम से, जिसके अभी 5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं, क्योंकि हम उस पर फिल्में अपलोड करते रहते हैं। जब भी मेरे को समय मिलता है तो हम लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं। और सिनेमिक्स 2022 में आया, बेंगलोर कॉमिक कॉन में इसको लॉन्च किया 2022 में। और हम लोग उस टाइम 7 किताबों के संग इसको लॉन्च किया था, जिसमें बिली की सीरीज और रीवा जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं अभी भी, उनके साथ, और एक ठग करके ग्राफिक नॉवल था। ठग मैंने खुद लिखा है, एक फिल्म के लिए लिखा था। वो फिल्म का डिस्कशन अभी भी चल रहा है, पहले भी चलता रहा। बट वो कहानी इतनी अच्छी थी कि मैं सबसे पहले उसको ही लाना चाहता था। और हालांकि हम लोगों ने सिनेमिक्स की किताबों को शुरू में नंबर नहीं किया था, बट अभी भी अगर हम रिप्रिंट कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो ठग हमारी सिनेमिक्स की नंबर 1 कॉमिक्स है। उसके बाद रिवर्ट सेकंड नंबर पर, और फिर बिली की कॉमिक्स। तो जब भी नंबरिंग करेंगे, क्योंकि कई कलेक्टर्स बाद में पूछते हैं कि सिनेमिक्स की पहले नंबर की कॉमिक्स कौन सी है, तो वो ठग है। ये हमारी जर्नी रही। और इसके बाद अभी कुछ सालों में पिछले साल इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो उसमें मैं जुड़ा। यही जर्नी है। इतना सारा प्रतिभा, एक सिर्फ एक व्यक्तित्व में इतना सारा ज्ञान, इतनी सारी प्रतिभा, ये कैसे संभव है अजितेश जी? कुछ हमें भी बताएं, कुछ हम भी आगे जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं। इतनी सारी प्रतिभाओं को लेके आप कैसे मतलब आगे बढ़ सकते हैं जीवन में? क्या करना पड़ेगा इतनी सारी प्रतिभाएं होने के लिए? अब शायद क्यूरियोसिटी, एक बोलते हैं शायद क्यूरियोसिटी, हर चीज को जानने की, हर चीज को करने की। और खाली बैठना मुश्किल है मेरे लिए, खाली नहीं बैठ पाता हूँ। तो शायद कुछ ना कुछ जब लगता है कि हाँ ये चीज में हम थोड़ा सा कुछ एक मतलब लगता है कि हाँ इसमें हम लोग कर रहे हैं, तो शायद दूसरा काम चालू कर देते हैं। कई लोग मेरे से जब सलाह भी मांगते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सलाह देना, क्योंकि मल्टीटास्किंग को भी उतना अच्छा नहीं माना जाता जितना फोकस्ड होके जीने को माना जाता है, कि हम एक ही चीज में एक्सपर्टाइज करें। जैसे अपने खिलाड़ी होते हैं, और वो काफी ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। तो बड़ा ये एक सवाल है, आई थिंक, जिसपे खुद ही एक पीएचडी हो जाए कि किस तरह का शैली हमें जीवन में अपनानी चाहिए, मल्टीटास्किंग या फोकस्ड लाइफ। बट मुझे बस ये जरूर लगा कि इस तरह की मल्टीटास्किंग से कहीं ना कहीं एक जीवन में रोचकता बनी रहती है, क्या बात हमें है! आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती ये बहुत ही सकारात्मक तरीके से आज हमने हमारा साक्षात्कार शुरू किया। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन, भाई, है। जी। कॉमिक्स ही नहीं मिलती हैं, जिसको लेके अभी भी सवाल उठते हैं। जब मैंने अपनी पीएचडी शुरू करी थी तब लोगों के मन में सवाल था, ये कैसा बचकाना सा काम है। और फिर जब वो कंप्लीट भी हुई, जब वो पूरी भी हुई मेरी पीएचडी, तब भी लोग आज भी वही सवाल पूछते हैं, यार तुमने थीसिस लिख ली इंडियन कॉमिक्स पे, ये भी होता है क्या? तो अभी तक इंडियन कॉमिक्स की ही मतलब इतनी अच्छे तरीके से मतलब विपणन या फिर मार्केटिंग नहीं हो पाई है। और आप जो है इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। तो मुझे इस बारे में बताइए, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और फिर अपने रोल के बारे में प्लीज। जी। कॉमिक्स आप सही कह रहे हैं। कॉमिक्स को जब हम लोग बाहर से देखते हैं, जो इनसाइडर्स नहीं है, इंडस्ट्री के इनसाइडर्स नहीं है या हार्डकोर रीडर्स नहीं है, जब वो कॉमिक्सों को के बारे में देखते हैं, वो जानते ही नहीं है। कल भी जो मैंने जैसे सेशन बताया स्टूडेंट्स को, तो उनको आइडिया नहीं था और कि कॉमिक्स, इंडियन कॉमिक्स एग्जिस्ट करती हैं। जब हम लोग इस इंडस्ट्री में आए, तो हमारा भी ये मानना था कि इस इंडस्ट्री में कदम रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ये इंडस्ट्री अभी तक इंडस्ट्री भी नहीं थी उस टाइम, मतलब इंडस्ट्री कहना भी गलत होगा, मतलब एक सेक्टर बोल सकते हैं कि कॉमिक्स पब्लिशिंग के सेक्टर में अनऑर्गेनाइज्ड कदम। सेक्टर, जहां पे कुछ हाँ चीजें हाँ। सही नहीं थी। जी। तो उस सेक्टर में कदम रखना भी चाहिए कि नहीं। बट शायद मैंने अपने अंदर के एमबीए को उस टाइम बाहर नहीं आने दिया, नहीं तो हम लोग कॉमिक्स इंडस्ट्री सेक्टर में कदम नहीं रखते, क्योंकि
शायद दिल से लिया गया डिसीजन था, क्योंकि अगर अगर मेरे अंदर का एमबीए ये निर्णय लेता तो कभी भी नहीं ले पाता कि हमें कॉमिक्स सेक्टर में आना चाहिए। तो हम लोगों ने इसको सोचा कि कुछ अच्छे प्रोडक्ट बनाएंगे और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में रखेंगे और देखेंगे यार क्या रिस्पॉन्स आता है। जो बिजनेस के जो नियम है वो अभी इस पे लागू नहीं हो करेंगे हम, क्योंकि अगर वो लागू करें तो शायद ये काम को हम कर ना पाए। ये सोच के हमने अपना काम चालू किया और कॉमिक कॉन से चालू किया। और आईसीए का शायद जो बेसिक एक स्ट्रक्चर है वो पहले ही दिमाग में था, क्योंकि जैसे ही मैं ना कॉमिक कॉन में लोगों से मिला तो मुझे एक अलग बात दिखी जो काफी अच्छी थी, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री, फायर इंडस्ट्री, इसमें काफी टाइम से था, कॉमिक्स में आने के पहले ही 12 साल हो चुके थे। तो हर इंडस्ट्री में मैंने एक बात देखी थी कि जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो कॉम्पिटिटर्स ही रहते हैं। वो आपको हाय हेलो और इवेंट्स पे ऐसे मिलते जरूर हैं, बट एक उनमें अलग बात रहती है। बट कॉमिक्स इंडस्ट्री के लोगों से मिलके मुझे वो फीलिंग कभी आई नहीं थी। सब लोग काफी छोटे छोटे पब्लिशर है, बड़े पब्लिशर भी थे, लेकिन वो जब मिलते थे तो अंदर से लगता नहीं था कि उनके दिल में कुछ मतलब इस तरह की बात है, क्योंकि वो समझ में आ जाता है, इतना काम करने का समझ में आ जाता है कि एक नकली हंसी और एक असली हंसी क्या होती है। मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री में हो सकता है कि इंडस्ट्री का छोटा होना ये उसका एक कारण हो, या सब मिलके तो एक गुंजाइश तो लगती थी। और इसके बाद चलता रहा कॉमिक कॉन के दो, एक कॉमिक कॉन, दो कॉमिक कॉन, ऑनलाइन सेल और ये सब चलता रहा। तो ये तो समझ में आ गया था कि इस बिजनेस में आगे बढ़ना बहुत टफ है, क्योंकि रीडर्स बेस बहुत कम है और रीडर्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा और प्रमोशंस को भी बढ़ाना पड़ेगा, और इसके लिए कहीं ना कहीं लग रहा था कि लोगों को जुड़ के काम करना पड़ेगा। बट क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने काम में इन्वॉल्व रहता हूँ तो इसके लिए कभी वक्त निकालना, दिमाग में फॉर्मेट था बट वक्त नहीं निकाल पा रहा था। फिर कॉस्मिक्स के फाउंडर हैं शहबाज, एक बार उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था कि मैं दो चार पब्लिशर्स को जोड़ना चाह रहा हूँ, और कुछ ऐसा करते हैं कि दो चार पब्लिशर जोड़ के कुछ साथ में सेट लाएं, वो करें। तो मैंने कहा शहबाज, अगर आपको एनर्जी लगानी ही है तो दो नहीं सारे पब्लिशर्स को जोड़ो। ये मैंने उससे बोला। उसके दिमाग में कुछ इसी तरह के विचार थे, तो मैंने उसको एक फॉर्मेट दिया कि इस फॉर्मेट के जरिए पब्लिशर्स से मिलो। शहबाज ने काफ़ी मेहनत करी, उसने सारे पब्लिशर्स को वो फॉर्मेट भेजे और फिर हम लोगों के सारे पब्लिशर से डिस्कशंस चालू हुए। उसमें दो लोग और जुड़े फिर, जो शुरू में हिमांशु जी, अनादि जी, रवि जी, इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और धीरे धीरे फिर लोग जुड़ते गए। एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सीमित था ये, और इसके कई तरह के नाम थे। फिर एक इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन सोच के नाम रखा गया, कई नामों को से अ, होते हुए वो नाम को रखा गया। फिर उसको रजिस्टर किया गया लीगली, और 2023 नवंबर में वो लीगली रजिस्टर हुआ। हालांकि 2023 के शुरुआत से ही उसकी बातें और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह चालू हो गया था। एग्जैक्ट टाइमलाइन मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये मतलब कहने का मतलब है इसका टेम्पलेट दिमाग में था पहले से ही कि ऐसा कुछ होना चाहिए। और फिर वो समय मिलते ही समय उसका जब आया तो वो अपने आप ही हो गया। ये बहुत ही रोचक लगा अजितेश जी की, मतलब एक आइडिया जो दिमाग में था और जब लोग जुड़ते गए और सारे के सारे, मुझे लगता है कि ये आइडिया शायद हर एक के दिमाग में आया होगा कि भाई हम साथ में क्यों नहीं है और हम साथ में क्यों जी। नहीं आगे बढ़ रहे हैं। और जब ये मौका हम्म। आया और ये बहुत अच्छे तरीके से आया, मुझे जहां तक पता है आपके पोस्ट्स के द्वारा और फिर जो मेरी इस इंडस्ट्री के बारे में जो समझ है कि आईसीए ने बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। बहुत ही कम समय में आईसीए ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया है। अगर आप उस विषय में कुछ कह सकें तो। ये शुरू से ही संभव था, बट कॉमिक्स इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको एक अच्छी बात बताई कि लोग बड़े खुल के मिले और अच्छे लगे और सब लगे, जिसके कारण ये विचार दिमाग में था। एक और बात है जो मैं मतलब, नेगेटिविटी भी बहुत सोशल मीडिया पे कॉमिक्स इंडस्ट्री में थी, अभी भी है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब जगह, और काफ़ी सारा चीज़ें हैं। और मैंने हमेशा अपने आप को पहले भी और अभी भी उससे दूर रखा और हमेशा पॉजिटिव ही सोचा इस बारे में। मैं आज भी ना अपने फेसबुक एक्सेस करता हूँ ना इंस्टाग्राम एक्सेस करता हूँ। टीम है जो सही तरह के जवाब होते हैं तो उनको दे देती है, ट्रॉल्स को इग्नोर कर देती है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने ये भी देखा कि कई लोग उसी में पड़े रहते हैं और उन्हीं चीजों को बार बार डिस्कस करना और भाई अलग ये तो अलग तरह ग्रुप से बन लाते चुके रहते हैं। हैं, तो अलग अलग ग्रुप बन चुके हैं सिर्फ हाँ, ट्रोलिंग करने के लिए। मैं उन पे ना पहले ध्यान दिया, ना अभी ध्यान दे रहे हैं हम लोग, और ना आगे देंगे। और वो एनर्जी जो है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाया। और
अच्छी बात ये रही कि इस ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं सभी ने यही किया, और इसी के कारण संभव हो पाया है कि हम कुछ ऐसे काम कर पाए जो पहले नहीं हो पाए थे, जो पहले भी किए जा सकते थे बट किसी कारण से नहीं हो पाए। मेरे इंडस्ट्री बैकग्राउंड के कारण मेरे को पहले से मालूम था कि एसोसिएशन बनाने से हम लोग इंडस्ट्री लेवल पे गवर्नमेंट से कनेक्ट कर पाएंगे, इंडस्ट्री लेवल पे दूसरे स्टेक होल्डर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। और क्योंकि मुझे दिख गया था कि फिल्म इंडस्ट्री, फायर इंडस्ट्री में वहां पर इतनी सारी एसोसिएशंस हैं, वहां पर इतनी सारी इंडस्ट्री बॉडीज हैं, और यहाँ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। आज भी अगर मैं गवर्नमेंट से एज ए सिनेमिक्स बात करने जाऊं तो शायद कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि एक प्राइवेट बॉडी हो गई और गवर्नमेंट के अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ चीजें होती हैं जिनके कारण वो एक प्राइवेट प्लेयर से उतने लेवल पे बात नहीं कर सकते। तो इस चीज का दिमाग में था कि एक इंडस्ट्री बॉडी होना जरूरी है, जिससे कि शायद कुछ हम लोग चेंज मिलके ला सकें। और इसी कारण जो शुरुआत में जो इसका विजन था उसमें काफी सारे एक अच्छी बात जो हुई, और शायद भगवान ये अपने आप ही करता है, कि फेज 1 में जो इसकी एक्टिविटीज थी, फेज 1 में आईसीए की एक्टिविटीज, पब्लिशर्स के संयुक्त सेट लाना, इवेंट करना मिलके, लोगों को जोड़ना, इसी तक सीमित थी। और फेज 2 में गवर्नमेंट से कनेक्शन और इंडस्ट्री कनेक्शंस थे, बट कहीं ना कहीं किस्मत साथ देती है, कहीं ना कहीं हम लोग मंजिल अपने आप दिखने लगती है, जुड़ने लगते हैं रास्ते। और जो फेज 2 के लिए हमने सोचा था वो कहीं ना कहीं मेहनत करते रहो, और फेज 1 से ही चालू हो गया। गवर्नमेंट को लगा कि हाँ, कॉमिक्स इंडस्ट्री को अब एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसके संग बात की जा सकती है। उनने हम लोगों को रिकॉग्नाइज किया, और हमारे संग मिलके हमारे साथ मिलके गवर्नमेंट ने, या हमने गवर्नमेंट के साथ मिलके, जैसे भी इसको कहना चाहें, कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप जो वेव्स में होने वाली है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, उस पे काम चालू किया। इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो अभी चल रही हैं हम लोगों की डिस्कशन में, बट मेरी आदत है कि जब कोई चीज हो जाए तभी मैं उसके बारे में बोलता हूँ। सीधा और सटीक जवाब। बहुत बहुत बधाई हो अजितेश जी आपकी इस उपलब्धि के लिए और समूचे भारतीय कॉमिक्स उद्योग के लिए। अब कॉमिक्स चैंपियनशिप के बारे में, ये कुछ नया था, क्योंकि अभी तक हमने जो भी भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में देखा था या फिर भारतीय कॉमिक्स संस्कृति में जो देखा था कोविड के बाद से, हमें अभी तक सिर्फ यही पता था कि कोई पब्लिशर या फिर कोई ग्रुप या फिर कोई सेलर अपने स्तर पे इस तरह के प्रयास करते थे, चाहे वो कॉमिक्स चैंपियनशिप हो या फिर फैन आर्ट कॉन्टेस्ट हो या फिर चित्रांकन प्रतियोगिता हो, इस तरह की चीजें आती थी। अब ऐसा कौन सा वेव आया कि वेव में भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को जो है गवर्नमेंट का साथ मिल गया। हालांकि हमें पता है गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ही एवीजीसी की स्थापना की थी, और एवीजीसी के माध्यम से ये जो है एनिमेशन, वीडियो गेमिंग एंड कॉमिक्स को जो ये बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें हमारे कई दिग्गज भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री के, जैसे आलोक शर्मा हो गए, सुपन कलसी जी हो गए हमारे मूर्खिस्तान के, ऐसे कुछ लोगों को अभी सराहा गया है। और आलोक शर्मा जी तो गाहे बगाहे कभी ना कभी दिखते ही रहते हैं इस तरह के इवेंट्स में। एवीजीसी आपने जैसे कहा कि पिछले साल से गवर्नमेंट ने हाईलाइट करना चालू किया है, बट अगर हम थोड़ा और डेप्थ में जाएं तो ये देखेंगे कि पिछले साल तो हाईलाइट होना चालू हुआ है, बट इस पे काम उसके भी पहले से काफी सालों से चल रहा था। एक टर्म ही करीब 2000 के स्टार्ट में आ गया था। और एवीजीसी से जुड़े हुए काफी प्रसिद्ध लोग हैं, एक आशीष कुलकर्णी जी हैं। उन्होंने काफी अपनी टीम के संग, और उस टाइम में कम टर्म कॉइन करा था 2000 के आसपास। उसके बाद से काफी लोग इसमें काम करते रहे, और गवर्नमेंट ने भी इसको धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करना चालू किया। अब इसमें प्रॉब्लम ये थी जब आईसीए बना, और मैं एवीजीसी ग्रुप से भी जुड़ा हुआ हूँ काफी सारे, और उनकी रिपोर्ट्स और सारे वो सब देखता रहता था। जब कॉमिक्स इंडस्ट्री में नहीं आया था तब भी, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में तो पहले से ही था, इसलिए एवीजीसी का पार्ट तो मैं पहले से ही था। और जब मैंने फिर दोनों चीजों को कनेक्ट किया तो मैंने देखा सी एक नाम था बस एवीजीसी में। और आईसी की स्थापना के टाइम भी जो हम लोगों ने शुरू में लेटर डाले थे अपने मेंबर्स को, फाउंडिंग मेंबर्स को, उसमें ये लिखा था कि हमारा एक प्रयास यही रहेगा कि सी सिर्फ नाम ना रहे, सी का रिप्रेजेंटेशन है। जो भी रिपोर्ट्स बनती थी एवीजीसी की, स्टेट की रिपोर्ट्स होती हैं, पॉलिसीज बनती थी जो गवर्नमेंट प्रस्तुत करती थी, काफी सारी पॉलिसीज है, नेट पे अवेलेबल है, आप अभी भी देख सकते हैं। इवन एमपी की पॉलिसी भी अभी अपडेशन में है, कलकत्ता की, वेस्ट बंगाल की बन चुकी है, केरला की बन चुकी है, महाराष्ट्र की बन चुकी है। पॉलिसीज में एनिमेशन, वीडियो गेम और गेमिंग, सॉरी, एनिमेशन, वीएफएक्स और गेमिंग बहुत स्ट्रांग थे, क्योंकि ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं। और इनके इनके लिए क्या इंसेंटिव्स होने चाहिए, इनके लिए क्या सब्सिडीज होनी चाहिए, इनके लिए क्या, किस तरह का एक एडवांसमेंट फेज होना चाहिए, इस पे
मतलब काफी काम हो चुका था। इनफैक्ट 2008 में तो हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद के लिए, क्योंकि मैं आईएसबी में था उस टाइम, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के लिए एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें मैं भी पार्ट था, कि एनिमेशन इंडस्ट्रीज को कैसे बढ़ाया जाए आंध्र प्रदेश में। तो वो भी कहीं ना कहीं एवीजीसी का पार्ट बनी, एक शुरुआत की रिपोर्टों में से एक थी। तो शुरू से ही मुझे इस चीज का एक आइडिया था कि ये इस तरह की चीजें चल रही हैं। और जब कॉमिक्स इंडस्ट्री से जुड़ा और मैंने एवीजीसी रिपोर्ट को दोबारा से देखा इन चीजों को, तब मैंने रियलाइज किया कि इनमें सी का जो वो है सिग्निफिकेंस, वो काफी कम था। एक पैराग्राफ लिखा रहता था इंडियन कॉमिक्स के बारे में, सिर्फ आधे पेज का, और बहुत हुआ तो एक पेज का, जिसमें लिखा रहता था हिस्ट्री और गवर्नमेंट इसमें प्रयास कर रही है, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं था। रिप्रेजेंटेशन के मतलब अगर आप उसमें सब्सिडीज, इंसेंटिव्स और ये सब बातें कहें तो एक कुछ था नहीं। तो एवीजीसी ग्रुप्स में मैंने लोगों से डिस्कस किया और भी कनेक्ट करने की कोशिश करते रहे। सबसे पहले हम लोगों ने मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल है, उनके संग एक एमओयू साइन किया कि किस तरह से कॉमिक्स इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे। उससे काफी सारे कॉन्टेक्ट शेयरिंग हुई। और जब वेव्स का अनाउंसमेंट हुआ, वेव्स का जो एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं सभी जो हमारे ऑडियंस है उनको बताना चाहूंगा कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनने कुछ साल पहले एक टर्म कॉइन किया था। टर्म तो पहले से ही था, बट उसको एक बहुत एक मतलब शानदार बात है उनकी कि वो हर चीज को बड़े लेवल तक ले जाते हैं। जैसे स्वस्थ भारत अभियान, आप लोग सभी जानते हैं किस तरह से उसको एक अलग लेवल पे ले गए। इसी तरह एक और टर्म था जिनको वो अलग ही लेवल पे ले गए, मेड इन इंडिया। तो ये उनका एक सपना जो कि बहुत कारगर हुआ आगे जाके। आज हम देखेंगे तो बहुत सारे ईवी जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो बन रहे हैं, काफी तरह की मैन्युफैक्चरिंग भारत में चालू हुई है। किसी भी तरह का कंपैरिजन दूसरी कंट्रीज से ना करते हुए अगर हम अपने आप देखें तो अपने आप में काफी हम आगे आए हैं मैन्युफैक्चरिंग में पहले से। तो ये मेड इन इंडिया के कारण संभव हुआ। और इस साल वेव्स के जरिए जो एक विजन है गवर्नमेंट का, हमारे प्रधानमंत्री का, हमारी इंडस्ट्री का, वो है क्रिएट इन इंडिया। और क्रिएट इन इंडिया में सभी तरह के जो एवीजीसी के पिलर्स हैं, इसके अलावा एवीजीसी के अलावा ब्रॉडकास्टिंग भी है, मीडिया भी है। और ये सब जो पिलर्स हैं, ये आप देख सकते हैं वेव्स की वेबसाइट पे, उनके 3 पिलर्स हैं। और उन पे काम किया जा रहा है कि किस तरह से क्रिएट इन इंडिया को बढ़ाया जाए। और उसके सबसे जो रूट विजन है, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को जब पता चला कि उनका सोच क्या है। तो उनकी सोच ये थी कि जिस तरह से डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, लॉयर होते हैं, और ये काफी रिस्पेक्टेबल एक प्रोफेशन है जिनको नोबल प्रोफेशन भी कहा जाता है, इसी तरह से जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो, फिल्म टेक्नीशियन हो, चाहे कॉमिक आर्टिस्ट हो, जब वेव्स के जरिए जब कुछ लोग रिकॉग्नाइज हों और ये चीजों को और रिकॉग्नाइज किया जाए, तो माता पिता किसी को रोके नहीं कि जा बेटा तू कॉमिक आर्टिस्ट मत बन, तू पढ़ाई कर ले, तू बीकॉम कर ले। तो ये हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने ऐसा सोचा कि एक जो रिकॉग्निशन खो गई पूरी इंडस्ट्री की, उसको वापस दिलाया जाए। कहीं ना कहीं आर्टिस्टों को रिकॉग्नाइज किया जाए, कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। और इसलिए वेव्स बनाओ। वेव्स का लेवल बहुत ही बड़ा है वो, क्योंकि सपना ये है कि वो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की भारत की सबसे बड़ी समिट बने, जिसको एक निर्धारित फ्रीक्वेंसी पे साल में या 2 साल में, जैसा गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, वो लोग करें। और उसमें इंटरनेशनल लीडर्स, नेशनल लीडर्स, सभी लोग आए, अलग अलग तरह के चैलेंजेस हों। इसके तहत वेव्स ने हमसे कुछ प्रपोजल मांगे कि किस तरह की आप चैंपियनशिप कर सकते हैं। और शुरुआत में ही हम लोगों का मानना था कि पब्लिशर्स और रीडर्स और उन पे फोकस ना करते हुए सबसे पहले आर्टिस्टों पे फोकस किया जाए। क्योंकि निश्चित सी बात है कि हम एक समय में एक ही काम कर सकते हैं। हम लोग राइटर्स के लिए भी आगे कुछ करेंगे, लेकिन शुरू में हम लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि आर्टिस्टों के लिए कुछ किया जाए। इसलिए कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप की स्थापना हुई, जिसमें कि वेव्स को हमने प्रपोजल दिया कि जो एमेच्योर और प्रोफेशनल कैटेगरी में हमें कंपटीशन करेंगे, जिसमें कि पहले फेज में 2 पेज की कॉमिक्स आपको बनानी है। और फिर उसी थीम को आगे कंटिन्यू करते हुए, जब आप अगर अगले फेज के लिए सिलेक्ट हो जाती है आपकी कॉमिक्स, तो आपको सेकंड फेज में उसमें 3 या 4 पेज और जोड़ने हैं। अगर आप फिर सिलेक्ट होते हैं तो 3 और 4 पेज उसमें और जोड़ने हैं। तो इस तरह की कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप की वेव्स के अंतर्गत स्थापना हुई। और हम लोगों ने इसको लॉन्च किया, अगस्त के लास्ट वीक में ही लॉन्च कर दिया था, 24 या 25 अगस्त के आसपास उसको लॉन्च कर दिया। अच्छा रिस्पॉन्स है, रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। बट इस चैनल के जरिए मैं सभी से ये अनुरोध करूंगा कि आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लें, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। इसका कारण ये है
कि इससे बड़ा अभी तक कुछ हुआ नहीं है कॉमिक्स में, और ये एक तरह से एक नेशनल अवार्ड आप कह सकते हैं, जो कि अभी कॉमिक्स में नहीं है, लेकिन आप नेशनल मंच पे जाके आप जब वो एक अवार्ड लेंगे तो आर्टिस्ट के लिए उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। जो कॉमिक्स से बनेंगी, मतलब जो कहानियां आप लोगों की सिलेक्ट होंगी, जो फाइनल 10 फाइनलिस्ट होंगे, 5 एमेच्योर कैटेगरी में और 5 प्रोफेशनल कैटेगरी में, उनकी कहानियों को संयुक्त करके एक कॉमिक्स भी छापी जाएगी। तो बहुत ज्यादा अच्छे कैश इनाम है इसमें। प्रोफेशनल कैटेगरी में हर हर विनर को 1 लाख रुपए का इनाम है, तो 5 विनर को 5 लाख रुपए का इनाम है। और एमेच्योर कैटेगरी में 60 हजार रुपए का इनाम है, तो हर विनर को 5 विनर्स को 60 हजार रुपए, तो 8 लाख रुपए के टोटल इनाम है इसमें। कॉमिक्स आपकी पब्लिश की जाएगी नेशनल मंच पे। आपको बड़े मिनिस्टर, या हो सकता है मैं नहीं जानता किस महान हस्ती के द्वारा आपको अवार्ड दिए जाएंगे। और इसके बाद गवर्नमेंट की और भी प्लानिंग है कि इन टैलेंट्स को, क्योंकि नेशनल लेवल पे पहली बार वेव्स में रिकॉग्नाइज होंगे, गवर्नमेंट और आगे भी उनके संग उनके प्लान से कि इन 10 विनर्स को वो हो सकता है इंटरनेशनल इवेंट्स में भेजे, या भारत में कहीं और रिप्रेजेंट करने का मौका दे। क्योंकि ये एक तरह से समझाने के लिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ। एक तरह से जैसे कि इंडियन आइडल के विनर्स होते हैं, बिग बॉस के विनर्स होते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ एक पब्लिसिटी और वो मिलती रहती है, इसी तरह से इन लोगों के लिए भी ये, क्योंकि फर्स्ट नेशनल जो हम कह सकते हैं कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप जीतेंगे, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर होने वाला है उन लोगों के लिए। तो ये एक हो लाइफ सकता है चेंजिंग वही अपॉर्चुनिटी हो वही सकती विजेता है। आगे चल के जो है भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री में भी काम करे या फिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में काम करे, जो कि बहुत ही बहुत संभव ज्यादा है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, ये लाइफ करेक्ट, लाइफ चेंजिंग चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी। तो जो जी भी ये आज का एपिसोड देख रहा हो, ये लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि अगर आपके घर में वो क्रिएटर है, वो अगर प्रतिभा है, या तो आप में, या तो आपके घर के किसी भी सदस्य में, या तो आपके बच्चे में, आप खुल के उसका समर्थन करें, साथ आए, हम सभी मिल के भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री की विकास की ओर अग्रसित होते हैं। अजितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जितनी भी इंसाइट्स आपने बताए, जितनी भी आपने गूढ़ बातें बताई भारतीय कॉमिक्स उद्योग को लेकर, मुझे नहीं लगता इसके पहले अभी तक किसी ने इसको इस विषय में इस लहजे में सोचा होगा। और जो भी अभी तक उपलब्धियां हुई हैं इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के द्वारा, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। एक आखिरी सवाल जाने से पहले, अजितेश जी, आपका कोई भी एक सुझाव, चाहे वो भारतीय कॉमिक्स जगत के प्रकाशक के लिए हो, चाहे वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सेलर्स के लिए हो, या फिर पाठकों के लिए हो, किसी के लिए भी अगर आपका कोई भी सुझाव है, आप उसको साझा करें। बिल्कुल। पब्लिशर्स के लिए तो एक ही सुझाव है, जो मैं खुद भी जिसमें बिलीव करता हूँ, कि नई नई कहानियां ओरिजिनल फॉर्मेट में लाते रहें। क्योंकि ओरिजिनलिटी बहुत ज़रूरी है। हमें किसी को फॉलो नहीं करना है, हमें अपने खुद के मुकाम क्रिएट करने हैं, तो ओरिजिनलिटी बहुत ज़रूरी है। और जैसा आजकल के रीडर्स को चाहिए, हमें उन्हें वैसा देना चाहिए। हमें ये कंपेयर नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग कंप्लेंट करने लगते हैं कि रीडर्स महंगा क्यों पढ़ते हैं, रीडर्स बाहर की कॉमिक्स से क्यों पढ़ते हैं। ये उनकी चॉइस है। तो अगर उनकी वो चॉइस है, तो हमें अपने कंटेंट के स्तर को बढ़ाना चाहिए, ना कि ये कंप्लेंट करना चाहिए और रीडर से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि वो हमारे कंटेंट को सपोर्ट करें। हाँ, वो हमारे कंटेंट को सपोर्ट जरूर करें, लेकिन हम भी अपने कंटेंट को उस लेवल पे रखें कि रीडर्स को वो एंटरटेन कर पाए, और रीडर्स को हमारे कंटेंट को भी वही प्यार दे पाए जो वो बाकी के कंटेंट को देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से, कि एक्सपेक्टेशंस ना रखते हुए हम अपना काम इस तरह से करें कि हमारा कंटेंट लोगों को अच्छा लगे ना। और हमें सपोर्ट, जो प्यार तो रीडर्स का हमेशा ही लगता है, लेकिन रीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो कंटेंट को आके लेके जाए। उनका प्यार जरूर चाहिए हमें, और सपोर्ट चाहिए हमें, लेकिन उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पब्लिशर्स की ही रहेगी कि कंटेंट को इस तरह का बनाए कि कंटेंट आगे जा पाए। बहुत बहुत धन्यवाद अजितेश जी, आज आपसे बात करके बहुत मजा आया। इसी के साथ आज हम अपना प्रसारण यहीं समाप्त करेंगे। हम अजितेश जी को और उनके पूरी दल को, इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन की जो पूरी फ्रैटर्निटी है, पूरे दल को हमारी शुभकामनाएं हैं। और इस वेव्स की जो शुरुआत हुई है, हम चाहेंगे ये अत्यधिक सफल हो, ताकि आने वाले समय में भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को उसी मुकाम पर पाएं जिस मुकाम पर हम इसे देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले किसी दौर में, अगली किसी हस्ती के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सिद्धार्थ जी।